हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो जो हमने सोशलाइजेशन का सोशोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जो हमने स्टार्ट की है उसका आज डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, सोशल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस होते कौन से हैं और उसके जो सब टॉपिक्स हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज, फॉक्सवे एंड मोड्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अगर बेसिकली देखे जाए ना, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, कोई किसी की फैमिली है, फैमिली इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देन एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन है, देन कोई गवर्नमेंट होगी, कोई इकोनॉमी है, उसी के साथ साथ कोई हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, कोई एनजीओ है, दीज आर द पार्ट ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस, राइट। अब सोशल इंस्टीट्यूशन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कौन सा होता है सोशल इंस्टीट्यूशन का, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है विद इन द सोसाइटी। यानी कि ये क्या करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एक सोसाइटी को स्ट्रक्चर देने में और उसकी स्टेबिलिटी बनाने में। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोसाइटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट्स जो है वो इसके साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो सर्व करता है स्पेसिफिक पर्पस। देखो, अगर हम फैमिली करते हैं, फैमिली होगी तभी तो नेक्स्ट जनरेशन चलेगी, नेक्स्ट जनरेशन होगी तभी बच्चे स्कूल, कोई एजुकेशन स्कूल होगा तो वहाँ पे बच्चे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे। ठीक है, अब जब फिर वो क्या करेंगे, अगर कोई पढ़ेगा लिखेगा तभी तो वो क्या करेगा, किसी इकॉनमी को बिल्डअप कर पाएगा, उसको हेल्थ फैसिलिटीज दे पाएगा, जब भी कोई वहाँ की गवर्नमेंट फ्रेम करेगा, इधर बेस्ड ऑन वन। ठीक है, फिर किसी भी चीज़ पे वेस्ट हो सकती है, वो अलग चीज़ है। अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो सोशल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस हैं क्या क्या। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो सर्व करते हैं बहुत सारे एसेंशियल फंक्शंस, जैसे कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं फंक्शनिंग और स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहला जो फंक्शन है उसका सोशल इंस्टीट्यूशन का, दैट इज द सोशलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन कौन सा बोला मैंने, सोशलाइजेशन का। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो वो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो, जो हमारे कल्चर नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनको नई जनरेशन तक लेके जाने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग सोशल होंगे, आपने देखा होगा कि घर पे जो हमारी सोसाइटी के अंदर अगर एक रिवाज है कि किसी घर में कहीं पे कोई फंक्शन है तो सब भी हर कोई क्या करता है, मिलके उस जगह पे जाता है ना। यानी कि अगर किसी के घर में मैरिज हो रही है तो सब जाएंगे, एक ट्रेडिशन है, एक कस्टम है कि किसी के घर में शादी में जाना है तो आपको कार्ड लेके जो है वो उधर जाना है। ठीक है, शगुन देना वो एक कस्टम है, तो हमने वो अपने बड़ों से सीखा है, तो जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट हम अपनी जनरेशन को वो चीजें सिखाएंगे, तो दिस फॉर्म द सोशलाइजेशन। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज रेगुलेशन। तो रेगुलेशंस कैसे हो सकते हैं, सोशल इंस्टीट्यूट को रेगुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो क्या करते हैं, एक बिहेवियर बनाते हैं। ठीक है, जिसको सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने में, सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर बनाए रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जैसे इसको हमने क्या बना दी, एक रिवाज में हमने कंपल्शन कर दी। ठीक है, जैसे कोई बोलेगा कि सोसाइटी के अंदर सबको रहना है, ठीक है, वहां पे आप जो भी आपने, जैसे मैंने बोला कि कस्टम बना दिया गया है क्योंकि उसको हर किसी को फॉलो करना है। ठीक है, और वो क्या है, रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, वो चल रहा है, अभी तक रिवाज चल रहा है कि फर्स्ट डे जो है, या आफ्टर मैरिज जो है वो आप एक लंच या डिनर जो है अरेंज करोगे, तो वो रेगुलेशन में आ रहा है। ठीक है, देन उसका होता है सोशल कोहेशन। ठीक है, उसी तरह से रूल्स बनाए जाते हैं कि कौन सी जगह पे कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा, सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। देन सोशल कोहेजन के अंदर क्या होगा कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल्स को एक साथ लाएंगे। ठीक है, ताकि जो कम्युनिटी है उसका क्या कर सके, उसकी देखरेख कर सके। ठीक है, बिलोंगिंगनेस, क्योंकि जब कम्युनिटी की बात आ गई, टुगेदरनेस की बात आई, कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसमें इसके सोशल कोहेजन भी होता है, एक इंडिविजुअल्स को ये एक साथ लाते हैं ताकि वो अपनी जो उनकी सोसाइटी है, जो उनकी कम्युनिटी है, उसको वो क्या कर सके, फॉस्टर कर सके, उनकी केयर कर सके। ठीक है, फॉस्टर केयर इज ऑल्सो टॉपिक इन दिस सब्जेक्ट। जो आपका ये पार्ट है सोशियोलॉजी वाला, इसमें स्पेशलाइजेशन का जो पार्ट है आपका, इसमें पूरी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोशल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ये क्या बोलता है, एनफोर्स करता है नॉर्म्स एंड वैल्यूज थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। तो सोशल कंट्रोल कैसे हो सकता है, देखो, अगर कोई सोसाइटी के अंदर
वो गलत हरकत करता है, ठीक है। मान लो कोई अननेसेसरी किसी के साथ छेड़छाड़ करता है, ठीक है, तो उसको सोसाइटी क्या करती है, पनिश करती है ना। तो इट मीन्स कि वो भी एक तरह का क्या है, वो दूसरे लोगों को रोकता है कि आप सोसाइटी के अंदर गलत हरकतें नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर क्या होता है, कोई किसी पे अवार्ड जीत के आता है तो सोसाइटी क्या होती है, उसकी प्रेज करती है, उसको रिवॉर्ड के तौर पे उसकी क्या होती है, प्रेज मिलती है, ठीक है। लोग उसको ज्यादा मतलब कि उसकी एग्जाम्पल्स देते हैं, तो देश मिल के वो एक तरह का वो भी बता देता है कि अगर सोसाइटी में कोई काम अच्छा करेगा तो उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, ठीक है। देन उसको रोक सकती है, ठीक है। तो ये जो सोशल कंट्रोल है ये भी इसमें करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मतलब फैमिली जो है, फैमिली जो क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करती है, इंडिविजुअल को सोशलाइज करती है, ठीक है। कैसे करती है, क्योंकि फैमिली के अंदर क्या होता है, एक इमोशनल सपोर्ट होता है, हर एक किसी के साथ एक दूसरे का जितने मेंबर्स होंगे वो इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को वैल्यूज सिखाते हैं, नॉर्म सीखते हैं और कल्चर ट्रेडिशन जो होता है वो भी शेयर करते हैं। ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नॉलेज हो गई, स्किल्स हो गई, सोशलाइजेशन वहाँ पे भी देखने को मिलती है, ठीक है। छोटे छोटे जो फंक्शन हम ऑर्गेनाइज करते हैं उनमें भी हमें दिखती है। देन उसके बाद हम लोग बोलते हैं रिलीजन कैसे करता है, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, वहाँ पे क्या मिलती है, हमें मॉरल गाइडेंस मिलती है, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलती है, सेंस ऑफ कम्युनिटी जो है वो हमारे अंदर आती है। देन उसके गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम मान के चलते हैं, ठीक है। पब्लिक अगर कोई बता दिया, देखो अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डर कर देती है तो देखो वो कैसे उसको कंट्रोल करेगी, कोई पनिशमेंट को रोक सकती है, क्राइम को रोक सकती है, या फिर किसी को बढ़ावा देती है, जैसे पद्मश्री वगैरह देती है तो रिवॉर्ड की फॉर्म में वो देती है, ठीक है। नो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में मैं पहले बता चुकी हूँ कि लोग जो भी काम करते हैं उससे वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक जो है जनरेट करते हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप लोगों के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो वो भी एक शेप देता है सोसाइटी को। तो दैट इज द हेल्थ केयर, अगर वेलबींग है, आप अच्छे हो, आपकी अच्छी चीजें चल रही है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द नॉर्म्स। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हम पढ़ेंगे, सब टॉपिक जो है दैट इज नॉर्म्स। तो नॉर्म्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर हम नॉर्म्स को देखें, नॉर्म्स क्या होते हैं, फंडामेंटल रूल्स, ठीक है। ये बेसिक रूल्स होते हैं और एक्सपेक्टेशन होती है जो क्या करती है, सोसाइटी को एक बिहेवियर में चलाती है, ठीक है। सोसाइटी को एक बिहेवियर में चलाने के लिए क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, जो बेसिक रूल्स बनाते हैं। ये बताते हैं व्हाट इज कंसीडर अप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेबल कंडक्टेड, मतलब बेसिकली क्या हो सकते हैं, नॉर्म्स जो है वो हमें ये बताते हैं कि जो सोशल सिचुएशंस बन रही हैं उनमें किस तरीके की चीजें एक्सेप्टेबल होंगी और कौन सी चीजें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो नॉर्म्स जो होते हैं चाहे वो फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। तो फॉर्मल नॉर्म्स जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, कॉडिफाई किया जाता है इनटू लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। मान लो कोई सोसाइटी है, ठीक है, जस्ट मान लो इंस्टीट्यूशन ही है, तो वहाँ पे कुछ रूल्स होंगे कि आपको टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, जितने आज का आपका क्या है, वर्किंग आवर्स, तो वो सारे क्या है, वो आपके फॉर्मल नॉर्म्स होंगे। जबकि इनफॉर्मल नॉर्म्स कौन से होते हैं, जो अनरिटन रूल्स होते हैं, ठीक है। सोशल कन्वेंशंस लगा दी जाती है कि कहीं पे लिखा लिखा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बोल दिया कि भाई जो हमारी लोकेलिटी है इसके अंदर 8 बजे के बाद बाहर कोई नहीं जाएगा, जब बाहर से मतलब इनके कोई भी जो है बिना मतलब के बाहर नहीं घूमेगा, ठीक है। सारे के सारे हमें अंदर चाहिए, सोसाइटी के अंदर मेन गेट जो है सोसाइटी का क्लोज हो जाए। तो दीज आर द इनफॉर्मल नॉर्म्स, ठीक है, कि इनका कोई मतलब लीगल फैक्ट नहीं है, बल्कि अनरिटन है, ठीक है। देन उसके बाद नॉर्म्स जो होता है वो बहुत सारे फंक्शंस जो है वो देते हैं, ठीक है। नॉर्म्स क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो है वो उसके होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं मेंटेन करते हैं। वो कौन से फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। सोशल ऑर्डर को बनाने में काम करते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी सोशल इंटरेक्शंस को बनाए रखते हैं, प्रमोट करते हैं, और यहाँ तक कि जो कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स होते हैं उनको क्या करते हैं, री इन्फोर्स करते हैं, ठीक है। ठीक है, वापिस से उनको क्या करते हैं, जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स होते हैं उनको री इन्फोर्स करने का काम भी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट द वैल्यूज। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, वैल्यूज देखेंगे, जस्ट मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। तो वैल्यूज जो होती हैं, डीपली हेल्ड बिलीफ एंड प्रिंसिपल दैट गाइड इंडिविजुअल्स एक्टिविटी। देखो एक यहाँ से डिफरेंस निकल आएगा नॉर्म्स और वैल्यूज में। नॉर्म्स जो होते हैं वो सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें सोसाइटी में आप रह रहे हो, ठीक है। अगर आपको देखो, आपने सोसाइटी पढ़ी, कम्युनिटी पढ़ी, एसोसिएशन पढ़ी, ठीक है। अगर आप एक कम्युनिटी के अंदर है तो आपके अपने नॉर्म्स है, ठीक है। जहाँ आपको एक मोहल्ले के अंदर जो आपकी सोसाइटी बनती है, ठीक है, नेबरिंग सोसाइटी है, उसके अंदर नॉर्म्स।
देखिए वैल्यूज जो होंगी वो आपका खुद का एक बिलीफ होगा, एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसी है, वो सारी, यानी कि ये बताती है कि अ सोसाइटी कंसिडर इम्पोर्टेंट, डिजायरेबल एंड मॉरली राइट। तो ये बोलता है कि सोसाइटी को कैसा होना चाहिए, एक डिजायरेबल होना चाहिए और मॉरल बेसिस सही होना चाहिए। तो एक जो इंडिविजुअल के बिलीव्स है कि वो किस चीज पे बिलीव करता है, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल की वैल्यू है, अगर वो क्या करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, तो उसकी खुद की वैल्यू है, ठीक है। अगर वो डिसिप्लिन है तो वो खुद का डिसिप्लिन है, और अगर हर कोई जो सोसाइटी में है और डिसिप्लिन होगा तो वो सोसाइटी कैसे हो जाएगी, उसका नॉर्म सॉरी वो सोसाइटी कैसे होगी, डिसिप्लिन सोसाइटी होगी, ठीक है। उसी तरह से हमने बोला कि वैल्यूज जो है वो शेप देते हैं एक इंडिविजुअल्स की परसेप्शंस को उनके लिए, ठीक है। दे इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि वैल्यूज जो है वो किस पे असर डालती है, एथिक्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड सोशल इंटरेक्शंस पे असर डालती है। देन उसके बोलते हैं व्हाइल वैल्यूज आर ऑफन शेयर्ड विद इन सोसाइटी, वैल्यूज जो शेयर की जा सकती है सोसाइटी के अंदर। देखो सीधी सी बात है, जो वैल्यूज होती है ना, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं जब उसके अंदर हमारे अंदर खुद ब खुद आती है, ठीक है। कुछ चीजें हमारे हमें इनकलकेट की जाती है, जैसे हम बोलते हैं कि बेटा बचपन से हम उसको कहते हैं आप किसी को साथ मिलते हो तो आप उसको जेस्चर शो करो, जैसे उसको हेलो बोलो या उसके साथ नमस्ते, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हो आप उसको विश करना पसंद करते हो, ठीक है, किसी भी एरिया में। तो वही वैल्यूज क्या होते हैं, नॉर्म्स बन जाते हैं कि आप क्या करते हो। जैसे नॉर्म्स कब बनते हैं कि जैसे सोसाइटी में बोलता है कि पहले पहले बोला था कि सिर्फ बड़ों को क्या मिलेगी, इज्जत मिलेगी, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, बोला है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि एल्डर्स एज वेल एज यंगर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि हर एक इंडिविजुअल की क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो क्या बन जाता है, नॉर्म बन जाता है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं हर किसी को आप क्या दोगे, रिस्पेक्ट दोगे। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द फॉकवेज, ठीक है। तो जो आज की नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, फॉकवेज, ठीक है। तो ये जो फॉकवेज है, फॉकवेज क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे इनफॉर्मल नॉर्म्स। क्या होते हैं, इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं जो क्या करते हैं, दैट वन एवरीडे बिहेवियर, जो हमारा रोजमर्रा का बिहेवियर रहता है ना, एक सोशल इंटरेक्शन जैसी होती है हमारी रोज में, उसको हम फॉकवेज बोलते हैं, ठीक है। ये कस्टमरी प्रैक्टिस है, ये कोई लीगल नहीं है, कोई अंदर से कोई स्पिरिचुअल नहीं है, कोई हमारी वैल्यूज का बात नहीं करते, बल्कि फॉकवे क्या है, जैसे हमारी कोई हैबिट्स है, फॉर एग्जाम्पल मेरे खाने की हैबिट्स, हम कुछ लोग क्या करते हैं चम्मच से खाना पसंद करते हैं, कुछ क्या करते हैं हाथों से खाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। कुछ को क्या होता है ऊपर जैसे डाइनिंग टेबल पे प्रॉपर्ली बैठ के खाना पसंद है, कईयों को नीचे जमीन पे बैठ के खाना पसंद है। तो वो फॉक वेज है कि वो सोसाइटी के अंदर जैसे आपको कंसीडर आप सफिशिएंटली आपको लगता है कि आपको आपके लिए ये बेस्ट है, आप उस चीज को बोलते हैं। और फॉक्स वेज जो है वो किसके अंदर आते हैं, नॉर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे आपके एटिकेट्स कैसे है, आपका रहना सहना कैसा है, आपका खान पीन कैसा है, तो वो सारे क्या बनते हैं, फॉक वेज बनते हैं। नो डाउट कि जो फॉक वेज है, देखो फॉकवेज के अंदर क्या होगा, अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर चले जाते हो, ठीक है, और आपने कहीं पे उस सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे बोला था कि साड़ी जो है वो इंडियन ड्रेस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो उसी तरह से अगर हम किसी एरिया में, उसी तरह से आपको एरिया ले लेते हैं जहाँ पे बोला जाए कि आपको सिर्फ और सिर्फ सूट पहन के आना है, ठीक है, सलवार सूट पहन के आना है, लेकिन आप वहाँ पे वेस्टर्न पहन के जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उन फॉकवेज को क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो सोसाइटी है, वो छोटा सा जो पार्ट होगा, ग्रुप होगा पीपल का, वो आपको क्या करेंगे, डिसअप्रूवल वहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि फॉकवेज की वजह से आपको बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर दिया जाएगा या कुछ ऐसे, हाँ थोड़ा बहुत उसमें निग्लेक्शन होती है बट इतना ज्यादा नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो फॉकवेज है वो धीरे धीरे करके क्या हो सकता है, ट्रेंडिंग फॉर्म में आ सकते हैं। फॉकवेज जो है वो इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, इसलिए इनका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता सोसाइटी के अंदर। लेकिन जो नॉर्म्स होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, लीगल होते हैं, इस वजह से उनका क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में आपने पढ़ा था कि नॉर्म्स जो होते हैं वो फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं। नॉर्म जब वैल्यूज की फॉर्म में होंगे तो वो क्या होंगे, फॉर्मल होते हैं, सॉरी, ठीक है, वो आपके खुद के होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, आपके असर ज्यादा डालते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर आप क्या करते हो, जब आप बोलते हो लॉज और रेगुलेशन की फॉर्म्स में होंगे तो वो फॉर्मल होंगे, जैसे फॉकवेज की फॉर्म में होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपके इनफॉर्मल हो जाएंगे, इवन के वैल्यूज भी क्या करेंगे, इनफॉर्मल नॉर्म्स को शो करेंगे, ठीक है, वैल्यूज भी आपके इनफॉर्मल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द
मोर्स। नेक्स्ट कौन सा है आपका? मोर्स। मोर्स क्या होता है? ये फॉर्मल नॉर्म्स। मोर्स क्या होते हैं? फॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। फॉकवेज क्या थे? इन फॉकवेज क्या थे? इनफॉर्मल नॉर्म्स। मोर्स क्या है? फॉर्मल नॉर्म्स। तो ये क्या बताते हैं? मॉरल और एथिकल इम्प्लीकेशन देते हैं, यानी कि ये बताते हैं जो मॉरली राइट है, क्या कौन सी चीज जो है वो मॉरली राइट है, जो रॉन्ग है वो उसके बारे में क्या करता है, ये हमें बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। और ये जो है, जो सोसाइटल वैल्यूज होती है उनके साथ ज्यादा क्लोजली टाइड होते हैं, ठीक है। अगर आप अगर देखो मोर्स को अगर आप तोड़ते हो ना, तो आपके ऊपर सीरियस सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पड़ती है, जैसे लॉ सेक्शंस लग सकते हैं, सोशल स्टिग्मा लग सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल प्रोहिबिशन अगेंस्ट मर्डर है, ठीक है। आपको क्या है? चोरी करना क्या है? बुरी बात है, ठीक है। मॉर्स है ना, तो जो थेफ्ट है वो आपको क्या करेगा? रोकेगा। मतलब अगर आप चोरी करते हो, पकड़े जाते हो, तो आपको सोसाइटी क्या देती है? सजा सुना देती है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं पे जाके, जैसे मैंने बोला कि अगर कहीं पे ग्रुप ऑफ कोई सोसाइटी है, उसके अंदर आप क्या चले गए? वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के चले गए, यहाँ पे अलो था कि आपको सूट पहन के आना है। लेकिन वहां पे अगर आप वेस्टर्न पहन के चले गए, इस वजह से आपको कोई सजा नहीं सुनाएगा, कोई फांसी नहीं देगा। बट मॉर्स के केस में क्या होता है? अगर चोरी करना मना है सोसाइटी के अंदर, तो उस चोरी करने वाले को क्या मिल सकती है? सजा मिल सकती है, ठीक है। तो दिस मीन्स कि जो मॉर्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, जबकि जो फॉकवेज होते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं, या हम बोल सकते हैं उसमें लीनियंसी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो की टेकअवेज में क्या है? बोलता है जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स वैल्यू फॉक्सवे और मोस्ट, ये है क्या है? इंटेग्रल कंपोनेंट है सोसाइटी के। अगर आपसे कोई भी पूछे कि क्या ये जितने भी है, जहाँ आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी, जब व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो आपने याद रखना है सोसाइटी के कंपोनेंट्स में जो सोशल इंस्टीट्यूशन के है वो क्या है? उसका नॉर्म, सोशल इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स वैल्यूज फॉर्म में ये सारे क्या बनाते हैं? सोसाइटी के कंपोनेंट है। और जो सोसाइटी के कंपोनेंट्स है ये क्या देते हैं? शेप देते हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि मैंने एक तो क्वेश्चन बोल दिया कि इनमें से कौन सा जो है वो सोसाइटी का कंपोनेंट है। तो मान लो क्वेश्चन पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी। नीचे ऑप्शन दिया गया है नॉर्म्स, वैल्यूज, मोड्स एंड नन ऑफ द गिवन। तो आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द गिवन होगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है सिंपली ये सारे क्या इंटेग्रल कंपोनेंट्स है, ठीक है। दस जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूँ, सोशल इंस्टीट्यूशन डज सोशल इंस्टीट्यूशंस गिव सोशल शेपिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। क्या सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप देते हैं? बिल्कुल देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती है सोशल इंस्टीट्यूशंस के और उनके जो एसोसिएटेड नॉर्म्स और वैल्यूज हैं, ये क्या देते हैं? हमें एक अलग से नजरिया देते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज को समझने की। तो यस, ये बिल्कुल देते हैं। जो टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम आज ही कवर करेंगे, जल्दी जल्दी इसको भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट वन इज मैरिज। तो मैरिज होती क्या है? शादी, ठीक है। कहाँ पे हो सकती है? अक्रॉस कल्चर्स हो सकती है, इंडिविजुअल्स के बीच में होती है, जनरली रेफर की जाती है टू ए लीगली और सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन टू पीपल। तो सिंपली अगर मैरिज की डेफिनेशन बोले ना, तो ये मैरिज होती क्या है? तो मैरिज इज अ लीगल सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन टू पीपल टिपिकली इन्वॉल्विंग म्यूचुअल कमिटमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप इसको जनरली देखो ना, तो ये होती है यूनियन बिटवीन टू पीपल, ठीक है। सोशली रिकॉग्नाइज भी हो सकती है, लीगली रिकॉग्नाइज भी हो सकती है, ठीक है। तो मोस्टली पहले जो ये होता है म्यूचुअली आपके कमिटमेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। तो अगर ऐसे हम बात करें तो मैरिज क्या है? लीगल है, सोशल यूनियन है, ठीक है। बेस्ड क्या होती है मैरिज? किसके ऊपर बेस्ड होती है? मैरिज इज बेस्ड ऑन लव, कमिटमेंट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एम्ड एट क्रिएटिंग अ लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? जिसमें आप ये बोलो कि क्या होना चाहिए, ये जो आपकी हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए, लव होना चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने की। ये बताता है कि जो फॉर्मलाइज रिलेशनशिप्स होते हैं जिसको लॉज के द्वारा क्या किया था? रिकॉग्नाइज किया था, यहाँ तक कि
इसमें क्या होती है, कुछ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। अब मैरिज में किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि वो पूरा हाउस होल्ड जो वर्क है वो करेगा, या एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वही अर्न करके आएगा, तो बहुत जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। देन उसके बाद आ सकता है इमोशनल सपोर्ट, आप जो एक दूसरे को प्रोवाइड करते हो, देन अ कमिटमेंट टू बिल्डिंग अ टुगेदर, ठीक है। और उसके बाद होता है क्रॉस कल्चर्स एंड लीगल सिस्टम में बहुत सारी फॉर्म्स होती है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट के अंदर देख सकते हो कि मैरिज जो है वो दो तरह की है, पॉलीगैमी एंड मोनोगैमी, ठीक है। पॉलीगैमी के अंदर होता है पॉलीगैमी एंड पॉलीएंट्री। अब पॉलीएंट्री की फर्दर टू टाइप्स होती है, दैट इज द फ्रेटर्नल पॉलीएंट्री एंड नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंट्री। अब इन सारी टर्म्स को हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसको देखेंगे, मोनोगैमी, ठीक है। आ जाओ किसको टर्म बात करेंगे, मोनोगैमी। मोनोगैमी वो टाइप ऑफ मैरिज होती है जिसमें एक पर्सन जो है वो एक ही पर्सन के साथ शादी करता है, यानी कि मैरिज इन विच अ पर्सन हैज अ सिंगल स्पाउस, जिसमें सिंगल स्पाउस होगा उसी को हम मोनोगैमी बोलेंगे। पॉलीगैमी में क्या होती है, आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हो, कोई भी इंडिविजुअल है उसकी मोर देन, चाहे वाइफ्स होंगे चाहे जो उसके हस्बैंड, किसी लड़की के बहुत सारे हस्बैंड्स हैं उनकी क्या हो सकती है शादी से। जैसे अगर हम राजा दशरथ की बात करें, उनकी 4 वाइफ थी, ठीक है। उसी तरह से अगर हम उसकी सॉरी ये जो हमारी उसी तरह से वीमेन जो थी, ठीक है, इनकी क्या हो सकती है, ये भी एक मल्टीपल मैन से शादी कर सकती है। अब देखो जिस शादी में एक आदमी ने बहुत सारी औरतों के साथ शादी की होगी तो वो क्या होगी, पॉलीगैमी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीगैमी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखते हो दूसरी, अगर इन केस एक वुमेन जो है वो मल्टीपल मैन से शादी करती है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएंट्री, ठीक है। तो पॉलीगैमी गाइनी मतलब मल्टीपल मैरिड, वन मैन मैरिड टू मल्टीपल वीमेन, जबकि पॉलीएंट्री मतलब एक वीमेन क्या करी है, मल्टीपल मैन से शादी करी है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बोथ ऑफ द टर्म्स। उसके बाद है ग्रुप मैरिज, ठीक है। ग्रुप मैरिज होती है, ग्रुप मैरिज को क्या बोला जाता है, पॉलीमोरी और कम्युनल मैरिज बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है ग्रुप मैरिज को, पॉलीमोरी और कम्युनल मैरिज। ये मैरिज के नाम याद रखना, ग्रुप मैरिज होती है पॉलीमरी और कम्युनल मैरिज, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल पार्टनर जो है वो मैरी करते हैं एक दूसरे के साथ विद इन द सेम रिलेशनशिप, एक ही रिलेशनशिप में रहते हुए, मतलब कि जो भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे पार्टनर के साथ भी क्या कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो किसी की वाइफ है, ठीक है, और मतलब एक कपल है, उन्होंने क्या किया, दूसरे कपल के साथ क्या कर लिया, मैरिज कर ली, मतलब जिसकी वाइफ थी उसने दूसरे कपल के हस्बैंड के साथ शादी कर ली, और उसकी जो वाइफ थी उसने फर्स्ट कपल के साथ, फर्स्ट जो कपल था उसके जो मेल था उसके साथ क्या कर ली, शादी कर ली, तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्रुप मैरिज बोला जाएगा, ठीक है। मल्टीपल पार्टनर्स आर मैरिड टू ईच अदर विद इन द सेम रिलेशनशिप, ठीक है। देन उसके बाद आता है लेविरेट और सोरेट मैरिज, ठीक है। तो लेविरेट, दूसरी कौन सी मैरिज बोली हमने, लेविरेट एंड सोरोरेट मैरिज, ठीक है। नाम भी पहली बार है, देन बहुत से नाम पहली बार ही सुने जा रहे होंगे। तो लेविरेट मैरिज की अगर हम बात करें, लेविरेट मैरिज में क्या होता है, एक मैन जो है वो मैरी करता है अपने डिजीज्ड ब्रदर्स। अगर मान लो किसी इंसान के भाई जो है वो बीमार है, ब्रदर्स, सॉरी गलत बोला मैंने, लेविरेट मैरिज क्या होती है, जिसमें एक इंसान क्या कर रहा है, शादी कर रहा है अपने भाई की विडो से, जो क्या है, ठीक है, अपने भाई मतलब अपनी भाभी से शादी करना, लेकिन वो क्या है, उसके भाई की क्या हो गई, डेथ हो गई, उस मैरिज को क्या बोला जाता है, लेविरेट मैरिज, ठीक है। जबकि जो सोरोरेट मैरिज होती है उसमें जो वीमेन है वो मैरी करती है अपने बहन के हस्बैंड के साथ, ठीक है, यानी कि अपने जीजा के साथ जो लेडी मैरिज कर रही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सोरोरेट मैरिज बोलेंगे, ठीक है। और जो एक आदमी अपनी भाभी के साथ मैरिज कर रहा है अपने भाई की डेथ के बाद, उसको क्या बोलेंगे, लेविरेट मैरिज बोलेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब आप देखो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि आते हैं अरेंज्ड मैरिज, ठीक है।
अरेंज मैरिज सबको पता है, फैमिलीज इंटरमीडिएट जो है वो इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फैमिलीज क्या करती है, आप ही के लिए जो है वो अपना स्पाउस सेलेक्ट करती है, देन यू गेट मैरिज। देन उसके बाद सिविल मैरिज। सिविल मैरिज में क्या होता है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड मैरिज होती है जिसको परफॉर्म किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है ना। क्या है कि वो शादी जिसको लीगल तौर पे रिकॉग्निशन मिली होती है या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने उसको करवाया तो उसको सिविल मैरिज बोलते हैं। देन उसके बाद है रिलीजियस मैरिज, ठीक है, जो हमारे रिलीजियसली कस्टम्स के अकॉर्डिंगली हुई होती है, जो हमारे ट्रेडिशन पे है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में निकाह किया जाता है, हिंदू कम्युनिटी में फेरे किए जाते हैं, सिख कम्युनिटी की बात करो वो गुरुद्वारा में जाके वो राउंड लेके, देन क्रिश्चियनिटी का इन द फ्रंट ऑफ द जीसस। जो भी वो चीजें होंगी वो रिलीजियस मैरिज होंगी, ठीक है। देन उसका आता है कॉमन लॉ मैरिज। कॉमन लॉ मैरिज कैसे हो गए कि यूनियन जो है रिकॉग्नाइज करती है बाय लॉ विदाउट ए फॉर्मल सेरेमनी, ठीक है, बेस्ड ऑन ए कोहैबिटेशन एंड म्यूचुअल कंसेंट। कॉमन लॉ मैरिज में क्या आता है, जिस जगह पे आप रह रहे हो, ठीक है, वहां के लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये लॉ है कि इस लॉ के अकॉर्डिंगली आपकी मैरिज हो सकती है और आप उसमें क्या देते हो, कंसेंट देते हो। जैसे कोर्ट मैरिज, कोर्ट मैरिजेस लगाता है। देन उसके बाद आता है सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट टर्म आई है दैट इज द सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। ये बहुत टाइम के लिए न्यूज में भी रही है, ठीक है, रही क्या है अभी भी चलती है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो सेम सेक्स मैरिज अलो नहीं है बल्कि दूसरी कंट्रीज में है, ठीक है। बोलता अगर यूनियन जो है वो बिटवीन सॉरी यहाँ पे बोलता है कि जो गवर्नमेंट यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम जेंडर, अगर कोई दो लोग सेम जेंडर के हैं, जैसे मान लो कोई दो आदमी है, ठीक है, वो आपस में शादी करके रहना चाहते हैं, जब दो फीमेल्स हैं वो आपस में शादी करके रहना चाहते हैं, दोनों लड़की हैं, तो उस मैरिज को क्या बोला जाएगा, सेम सेक्स मैरिज बोला जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है ओपन मैरिज। ओपन मैरिज में क्या होता है, जिसमें पार्टनर्स जो है वो एग्री करते हैं दैट ईच में एंगेज इन एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल, कि कोई दूसरा जो है वो क्या कर सकता है, कहीं पे भी जाके दूसरा रिलेशनशिप बना सकता है, या फिर कोई आप मैरिज में हो लेकिन आप उससे बाहर जाके कोई रिलेशनशिप बना रहे हो, दैट इज द ओपन मैरिज, ठीक है, जहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जहाँ आप बोल सकते हो कि किसी के साथ आप ऐसे ही अटैच्ड हो बिना आपने कोई लीगल मैरिज नहीं की। जैसे हमारी अपनी कंट्री की बात करें, जैसे हमारे यहाँ पर रिलीजियस मैरिजेस ज़्यादा फेमस है, ठीक है। कॉमन लॉ मैरिजेस में फॉर्मल सेरेमनी की तो नहीं होती, लेकिन सिविल मैरिजेस में तो फॉर्मल मैरिज होती है ना, रिकॉर्ड किया था गवर्नमेंट। अरेंज मैरिज में नहीं हो, कहीं पे नहीं हो, लेकिन आप सिर्फ किसी को पसंद करते हो और आप उसके साथ जाके रह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स और थी, इनको भी हम देख लेते हैं, दैट इज द फ्रेटरनल पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री अभी हमने पढ़ा कि एक लेडी जो है वो मोर देन मैन से क्या करिए, शादी करिए। तो ये दो तरह से हो सकती है, फ्रेटरनल और नॉन फ्रेटरनल। यहाँ पे जो फ्रेटरनल है, यहाँ पे जो विमेन शादी करेगी किसी आदमी के साथ, वुमेन मैरिज मैन हु आर ब्रदर्स, ठीक है, वो क्या होंगे, उसके भाई हो सकते। जैसे ये जो प्रैक्टिस है ये कहाँ पे है, फ्रेटरनल पॉलीएंड्री की एग्जांपल अगर आप याद रखना चाहो तो जो खास ट्राइब है उत्तरांचल की, ये वहां पे प्रिवलेंट है, ठीक है। द वुमेन मैरिज मैन हु आर ब्रदर्स, ठीक है। मान लो दो भाई हैं, उनके साथ ही दोनों भाइयों के साथ एक ही लड़की की शादी होगी, तो वो कहाँ पे है फेमस देखने को मिलता है, उत्तरांचल के अंदर खास टाइम है, ठीक है। देन उसके बाद नॉन फ्रेटरनल। तो नॉन फ्रेटरनल में क्या होता है, अगर हस्बैंड जो है किसी वुमेन का, इफ द हस्बैंड्स ऑफ ए वुमेन आर नॉट, मान लो कि जो औरत है वो दो से ज्यादा आदमियों के साथ शादी कर रही है, लेकिन वो जो है वो एक दूसरे के भाई नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फ्रेटरनल पॉलीएंड्री। तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है, एक नयर कास्ट है केरला के अंदर, वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो यानी कि मैरिजेस डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं पे अलग है। अब यहाँ पे देखा जाए तो मोस्टली यहाँ पे इंडिया के अंदर कौन सी मैरिज जो है प्रेवलेंट है, दैट इज द मोनोगैमी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये जो फॉर्म्स है ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं कॉम्बिनेशन में विद इन द डिफरेंट सोसाइटी और लीगल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो इंडिया के अंदर अलो नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में अलो है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कौन सी पहली ऐसी कंट्री थी जिसने सेम सेक्स मैरिज को क्या किया था, लीगलाइज किया, ठीक है, लीगलाइज किया।
तो ये आप देखिए। नेक्स्ट इज द टेम्परेरी मैरिज। तो क्या टेम्परेरी बेसिस पे भी मैरिजेस होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। और टेम्परेरी मैरिजेस कहाँ पे करवाई जाती है? मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर प्रिवेलेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं निकाह मुता, ठीक है। कुछ इस्लामिक कल्चर्स हैं जहाँ पे ये मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फिक्स की जाती है फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम विद द ड्यूरेशन एंड टर्म्स एग्रीड अपॉन बोथ द पार्टीज, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, इन केस अगर कोई पर्सन्स जो है वो शादी में नहीं रहना चाहते या डिवोर्स हो चुका है उनका, और वो वापस से सेम उसी मैरिज में रहना चाहते हैं, मतलब वापस से वो ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उससे पहले एक कंडीशन रखी जाती है जिसमें आपको क्या करना है, टेम्परेरी बेसिस पे किसी दूसरे पर्सन के साथ मैरिज में रहना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसको बोला जाता है, टेम्परेरी मैरिज को। देन उसके बाद बोलते हैं प्रॉक्सी मैरिज। कौन सी मैरिज है? प्रॉक्सी मैरिज, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉक्सी मैरिज क्या है। स्कूल में तो अटेंडेंस प्रॉक्सी लगाई जाती है कि किसी जगह किसी की अटेंडेंस कोई बोलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैरिज बाय प्रॉक्सी भी बोलते हैं। बोलता है ये कब होती है? जब एक या दोनों पार्टीज जो है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है सेरेमनी में, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं बाय एंड आर, और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, ऑफन विद लीगल अथॉरिटी, विद एक लीगल अथॉरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पिछले दिनों देखा होगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन मैरिजेस करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मैरिजेस के अंदर क्या करते हैं, उनका जो मतलब कि सिस्टम होता है मैरिज का, वो जो लीगल बेसिस पे, फॉर एग्जांपल किसी को अगर निकाह करना है, ठीक है, मैं यही से कहूँ, तो वो क्या करते हैं, कोई इंसान कहीं फॉरेन कंट्री में, अलग अलग कंट्रीज में कोई दो लोग हैं, तो वहाँ पे वो फोन करके वीडियो कॉलिंग के थ्रू वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को एग्री कर देते हैं। जहाँ उनकी जगह पे क्या होता है कि वो उस जगह प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह जो दूसरा इंसान प्रेजेंट है वो बोलता है कि भाई मेरे पास लीगल अथॉरिटी है, मैं उसकी तरफ से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हाँ कर देता हूँ। तो दैट इज द प्रॉक्सी मैरिज, ठीक है। बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि मैं देख रहा हूँ कि आप क्या करो, फोटो लेके उसके साथ शादी करो तो आपकी क्या हो जाएगी, मैरिज हो गई। दिस इज द प्रॉक्सी मैरिज। देन उसके बाद कॉबिनेंट मैरिजेस। कौन सी मैरिजेस आएंगी? कॉबिनेंट मैरिज। मतलब वो मैरिज जो क्या होता है, टाइप ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट विद स्ट्रिक्टर requirements and higher barriers to divorce, often involving premarital counseling and limited grounds for dissolution. कोऑपरेटिव मैरिजेस में क्या होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो होती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मतलब डिवोर्स के चांसेस क्या होते हैं, आप इतनी आसानी से इसमें डिवोर्स नहीं ले सकते हो, ठीक है। इसमें पहले काउंसलिंग होती है कि क्या दोनों बंदे जो है वो इसमें रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, ठीक है। और बड़े कम ग्राउंड रखे हैं, इसको खत्म करना हो जब आप मतलब जहाँ तो आप टाइम पीरियड उसमें बाउंड किया होगा, मेंशन किया होगा कि इतने टाइम के लिए हम एक साथ हैं। इवन कि आप उस टाइम पीरियड से पहले भी क्या करते हो, अपने पार्टनर से डिवोर्स जो है वो ले सकते हो। दैट इज द कॉन्वेनेंट मैरिज, ठीक है। देन उसके बाद आता है मॉर्गेनेटिक मैरिज। कौन सी मैरिज आती है? मॉर्गेनेटिक मैरिज आती है, ठीक है। मॉर्गेनेटिक मैरिज में क्या होता है, इस तरह की मैरिजेस जो है वो प्रैक्टिस होती थी यूरोपियन रॉयल्टी में, यानी यूरोप के जो रॉयल पर्सन थे वो करते थे, जहाँ पे नॉबल्स या रॉयल पर्सन जो थे वो मैरी करते थे समवन ऑफ लो रैंक, किसी जो लो रैंक का इंसान होता था उसके साथ, ठीक है। और जो स्पाउस और उसके जो चिल्ड्रन थे उनको इनहेरिट टाइटल्स नहीं दिए जाते थे। दैट वाज द मॉर्गेनेटिक मैरिज, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको यहाँ से मेरे आइडिया के अकॉर्डिंगली बनेंगे, दैट वाज द, देखो ऐसी जो चीजें होती है ना उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें नहीं पूछते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसमें मोनोगैमी क्या टर्म है, पॉलीगैमी के अंदर कौन सी टर्म है, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट दे देंगे, वन मैन इज मैरिड टू मल्टीपल वुमेन, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। नीचे ऑप्शन दिया होगा पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, फैक्टरल, जो भी है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पॉलीगैमी होना चाहिए। इसी तरह से विमेन के लिए बन जाएगा। फिर इसमें ये दो जो टर्म्स हैं, दैट इज द फैक्टरल एंड नॉन फैक्टरल पॉलीएंड्री, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वैसे ट्राइब्स को लेके क्वेश्चन आएगा नहीं, बट अगर आप वो याद रख सकते हो तो आप इसको रख सको कि जो फ्रैक्शनल है इसमें जो लेडी शादी करती है वो उसके भाइयों के साथ ही कर देती है, ठीक है। द्रौपदी की एग्जाम्पल जैसे आप ले लेते हैं फ्रैक्शनल। नॉन फ्रैक्शनल में कोई भी हो, मोहल्लेदार हो, कोई भी हो, चाचा का जो भी चलता है, तो उनके साथ वो शादी कर सकती है, ठीक है। देन ग्रुप मैरिजेस के रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, ठीक है। लैबरेट सोरेट मुझे नहीं लगता ये आएगा, बट फिर भी इसको आप ध्यान में रखो। फिर उसका सेम सेक्स मैरिजेस के मोस्टली चांसेस है क्वेश्चन पूछने के, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इसका अगर हम डिसीजन डालें तो फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे पूछा जा सकता है, ठीक है। टेम्परेरी मैरिजेस का भी नहीं आएगा। देन उसके बाद आता है आपका, ठीक है,
अभी तक जो हमने 12 मैरिजेस देखी उसमें मैंने आपको बता दिया कि उनके ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। प्रॉक्सी मैरिजेस का इसे ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पिछले दिनों सोसाइटी के अंदर देखा गया था, ठीक है। देन उसके बाद आता है कंपेनिनेट मैरिज। कंपेनिनेट मैरिजेस में क्या होता है, ये स्ट्रेस आता है कंपेनियनशिप पे। इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, इमोशनल इंटीमेसी होती है बिटवीन द पार्टनर्स रेदर देन सॉलिडली फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशन। मतलब जिस मैरिज में आप कंपेनियन के साथ इमोशनली जुड़े हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, या फिर आपका ये सारी चीजें मतलब एक आपका एक न्यूट्रल मतलब जिसको बोलते हैं ना, बिना किसी लालच के आपका कोई रिलेशनशिप बन रहा है और उस वजह से आप किसी के साथ शादी करो, दैट इज द कंपेनियन मैरिज, ठीक है। जिसको सोल मैरिज इसके फॉर्म में भी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज घोस्ट मैरिज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, घोस्ट मैरिज, ठीक है। बोलता है इसमें क्या होता है, जब एक या दो पार्टीज जो होती है वो क्या होती है, आर डिजीज्ड एंड द मैरिज इज अरेंज्ड बिटवीन लिविंग इंडिविजुअल ऑन बिहाफ ऑफ द डिजीज, ऑफन टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लिनेज और प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। इसमें बेसिकली ये क्या करते हैं कि एक जब दोनों जो होंगे बीमार होंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी शादी करवा देंगे जस्ट टू एक अपने वंश को चलाने के लिए जो है वो शादी करवा दी जाती है। जैसे कोई आपने देखा होगा सीरियल्स में तो काफी ज्यादा दिखाया जाता है कि कोई एक बंदा जो है वो बीमार है, उसके साथ एक लड़की की शादी करवा देते हैं, गरीब घर की लड़की है, मजबूर है, उसकी शादी उससे हो जाती है। फिर उसके बाद वो आगे स्टोरीज तो अपनी अपनी जगह थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी जनरेशन चलेगी तो जस्ट टू फॉर सेविंग द प्रॉपर्टीज, ठीक है। दिस काइंड ऑफ मैरिजेस इज नोन एज घोस्ट मैरिज। तो ये सारी जो थी मैरिजेस जो थी डिमॉन्स्ट्रेट करती है डाइवर्स रेंज ऑफ कल्चर, रिलीजियस एंड लीगल प्रैक्टिसेस जो स्ट्रॉन्ग करती है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वर्ल्ड वाइड। फंक्शंस ऑफ मैरिज पता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट जो है वो देते हैं कुछ फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या है, सबसे पहले सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स पता है, प्रोक्रिएशंस का है, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक नीड्स है, ठीक है। देन प्रोवाइडिंग हेल्थी एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो सीधी सी बात है भाई, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपने यूजेज के लिए उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज जस्ट हाउ कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन, अब इंडिया के अंदर मैरिजेस एक्ट क्या है, आज मैरिजेस ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैरिज एक्ट इन इंडिया। मैरिजेस एक्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे एक्ट्स आए हैं, ठीक है। इंडिया में मैरिज जो है एक सिग्निफिकेंट रोल सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें क्या चल जिसको किसके थ्रू चलाया जाता है, लॉज, कस्टम्स एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है। तो सबसे पहले लॉ हम कौन सा पढ़ेंगे, दैट फर्स्ट लॉ इज अबाउट द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो सबसे पहले लॉ कौन सा बनाया गया था, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये एक्ट ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा। टाइप्स में से जो मेन थी वो बड़ी पढ़ा मैंने आपको सारी थी, मेन आपको मैंने बता दी कौन सी क्लियर करनी। देन उसके बाद है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये एक्ट क्या बताता है कि मैरिज जो है हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स। तो सबसे पहली बात आती है कि कौन सी कम्युनिटीज जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इंक्लूड की गई है। तो वो कौन सी है, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स है। ये क्या करता है, ये गाइडलाइन देता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कैसे होंगे, ठीक है। देन उसके बाद होता है ये कंडीशंस बताता है कि वैलिड हिंदू मैरिज कौन सी होगी, उसमें एज रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए, कंसेंट ऑफ पार्टीज कैसे होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आप देखोगे तो ये आपको क्या बोलेगा, प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, जो पॉलीगैमी जो है उसको ये क्या करता है, मना करता है। तो देखो आपने टाइप ऑफ मैरिजेस पढ़ी ना, तो आपको पूछा जा सकता है कि अंडर विच लॉ पॉलीगैमी इज प्रोहिबिटेड। तो आपको याद रखना है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर पॉलीगैमी जो है वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। आप एक शादी कर सकते हो, आपको ज्यादा शादी करना लो ही नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ठीक है। अब देखो द एक्ट ऑल्सो एड्रेसेस इश्यूज सच एज, इस एक्ट में क्या कुछ और प्रॉब्लम्स के इश्यूज जो है, सोशल इश्यूज है, उनके बारे में बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है। वो कौन से डिवोर्स है, रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनल राइट्स है, मेंटेनेंस एंड अडॉप्शंस विद इन द हिंदू फैमिली, और जो अडॉप्शंस के केसेस होते हैं उनको भी वो देख करता है, ठीक है। तो दिस इज द अबाउट द एक्ट एंड द नेक्स्ट वन इज द, जो दूसरा एक्ट है वो कौन सा है, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। उससे पहले कौन सा एक्ट आया था, एक स्पेशल मैरिज एक्ट आया था 1954 का। देखते हैं इस एक्ट में क्या बोला है। इस एक्ट के मुताबिक
जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या पारसी, ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं, टू मैरी ईच अदर विदाउट कन्वर्टिंग टू अनदर रिलीजन, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, बिना कन्वर्शन के, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या बोलता है कि कोई भी कम्युनिटी, कोई भी रिलीजन से कोई लोग बिलोंग करते हैं, चाहे वो हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन है, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसीज हैं, वो एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं बिना उनका रिलीजन कन्वर्ट किए, ठीक है। ये क्या बताता है, इट प्रोवाइड्स फॉर सिविल मैरिजेस, ये सिविल मैरिजेस की बात करता है। तो सिविल मैरिजेस अभी आपने पढ़ी कौन सी मैरिजेस थी, जिसमें लॉज के थ्रू जो है वो बाइंड अप किया जाता है, रिलेशन जो है मतलब मैरिजेस जो है वो करवाई जाती है, ठीक है, रिकॉग्नाइज की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन, ऐसी जो मैरिजेस होती है उनकी रजिस्ट्रेशन भी क्या है, जरूरी, ठीक है। Couples intending to marry under this act must give notice to the marriage officer and follow prescribed procedure. तो जिन लोगों को इस एक्ट के मुताबिक शादी करनी है, उनको सबसे पहले क्या करना है, मैरिज ऑफिसर को इसके बारे में नोटिस देना है कि भाई हम लोग आपस में क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये नीचे जो प्रोसीजर दिया है इसको फॉलो करना है। दैट इज द एक्ट ऑल्सो कवर इश्यूज रिलेटेड, इस एक्ट में भी क्या होंगे, जो इश्यूज होंगे, सोशल इश्यूज होंगे, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, कस्टडी ऑफ ए चिल्ड्रन फॉर कपल, वो सारी इसको देखा जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने दो ही एक्ट पढ़े, दैट फर्स्ट वन इज द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और दूसरा हमने पढ़ा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है। उसमें सिर्फ 4 ही कम्युनिटीज थी, ठीक है, इसमें सारी कम्युनिटीज है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसी, ठीक है। देन उसके बाद बोलता है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, देखो ये 1937 का है, ठीक है। तो कब का ये कानून आया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ऑब्वियसली शरीयत को वो बिलीव करता है, शरीयत पे चलेगा। एप्लीकेशन एक्ट है 1937 का, ये एक्ट जो है जितने भी मुस्लिम्स है इंडिया के अंदर उन सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है। दिस एक्ट एप्लीकेबल टू ऑल द मुस्लिम्स इन इंडिया, ठीक है। और गवर्न करता है मैटर्स रिलेटेड टू मैरिज, जितने भी हमारे जो मैरिज मसले हैं, किसको लेके, मैरिजेस को, डिवोर्स को, मेंटेनेंस को, इनहेरिटेंस को, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, उन सभी के साथ ये डील करता है, ठीक है। इसके अलावा जो निकाह नामा होता है, जिसको हम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, निकाह नामा एज द बेसिस फॉर मुस्लिम मैरिज, क्योंकि वो बेस होता है मुस्लिम मैरिजेस के लिए, उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है और प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस के डाइवोर्स जो होगा वो किस मेथड के थ्रू होगा, ठीक है, जिससे क्या होता है, तलाक, ठीक है। डाइवोर्स के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे बोलता रहता है कि म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट को बोला जाता है खुला है, खुला की वजह से होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये बोलता है गाइडलाइंस फॉर प्रोवाइड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर डाइवोर्स। तो डाइवोर्स जो है वो किसके थ्रू होगा, थ्रू मेथड्स, जैसे कि तलाक, रेपुडिएशन बाय हस्बैंड, हस्बैंड ने कह दिया तो तलाक होगी, ठीक है, या फिर इस वजह से होगा, म्यूचुअल कंसेंट की वजह से होगा, खुला बोलेंगे इसको। और दूसरा क्या होगा, जुडिशियल डिक्री, जुडिशरी जो होगी पूरे मसले को सुनेगी, फिर वो डिसाइड करेगी कि क्या इनको डाइवोर्स देना है या नहीं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। तो ये जो एक्ट है ये क्या करता है, इश्यूज जो होते हैं जैसे पॉलीगैमी, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, इश्यूज ऑफ पॉलीगैमी, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स एंड इनहेरिटेंस राइट्स फॉर मुस्लिम इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे पॉलीगैमी को क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शरीयत जो है वो एक पर्सन जो है वो ज्यादा शादी कर सकता है, ठीक है, मेल जो है वो शादी कर सकता है, लेकिन उसको वाइफ की मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपरली रखना पड़ेगी, ठीक है, इक्वल मेंटेनेंस देना पड़ेगी, यहाँ तक कि जो इसके आगे जनरेशन होंगी, ठीक है, हर एक बच्चे को क्या होगा, इनहेरिटेंस राइट्स होंगे, इक्वल होंगे, इसमें अलग नहीं होगा। अब इसी तरह से जो हमारी एक मेजर कम्युनिटी है दैट इज द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, ठीक है, कौन सा आ जाएगा अब, इंडियन the fourth one is Indian Christian Marriage Act 1872,
अब बोलता है ये जो एक्ट है ये अब क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, तो ऑब्वियसली क्रिश्चियन जो होंगे इंडिया के उनके साथ डील करेगा। ये प्रोवाइड करता है उनकी रजिस्ट्रेशन, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ये बोलता है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी मैरिज ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है। पब्लिकेशन कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ बैन, तो ये एंड प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन। ये इसमें इश्यूज जो होंगे डाइवोर्स, एनवायरमेंट, मैट्रिमोनियल कॉजेज जो होंगे अमंग द क्रिश्चियन कपल, वो सारे इसके अंदर लिखे रहेंगे, ठीक है। और ये जो एक्ट है ये किस में क्या आता है, कस्टमरी लॉज आते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस आती है, गवर्न करता है बड़े सारे एस्पेक्ट ऑफ मैरिज इन इंडिया। तो आपने सिर्फ 4 लॉज जो है इंडिया के अंदर उसको याद रखना है, मेन जो मैरिजेस के रिलेटेड है, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट 1935 जो सिर्फ 4 कम्युनिटीज को लो करता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे सेक्ट्स जो है वो इसी में से माने जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने इनको सिर्फ 4 रखा है, ठीक है। वैलिड करता है, इसमें एज का, कंसेंट ऑफ पार्टीज प्रोहिबिट करता है, डिवोर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड पॉलीगैमी को मना करता है। डाइवोर्स जैसे केसेस जो होते हैं उनके साथ ये सारा डील करता है, अडॉप्शन के साथ डील करता है। अडॉप्शन इज अ डिफरेंट टॉपिक इन आवर सिलेबस, ठीक है। इस सिलेबस में अडॉप्शन का एक अलग से टॉपिक है, तो ये याद रखना, जो जैसे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे अडॉप्शन की बात करी मैंने, तो अडॉप्शन जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली वो उसको भी ध्यान रखता है, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 का, वो सभी को एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए रोक करता है, इसके अंदर ये सारी चीजें आती है, ठीक है। सिविल मैरिजेस को ज़्यादा प्रमोट करता है। पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ जो इसको शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का है, ठीक है। ये बहुत पुराना है 1937 का, इसमें से मुस्लिम्स की बात कही गई है, ठीक है। और उनकी जो इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग बात की 1872, ठीक है। अगर आप देखो 19 सबसे पहले का जो एक्ट है वो कौन सा था, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का। तो जो क्रिश्चियंस थे इंडिया के उनके बारे में बात की जाती है, उनके प्रोसीजर्स कैसे उसको रजिस्टर किया जाएगा, ये कैसे। देखो 1872 की बात है, तो क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे वर्क कर रहे थे ना, तो उसने पहले वहाँ पे क्रिश्चियन मैरिजेस को ऑर्डर किया, उसके बाद मुस्लिम मैरिजेस के बारे में लॉज लाए, देन उसके बाद फॉर इंडिपेंडेंस जो है वो लॉज बने। और भी बड़े सारे लॉज बने, लेकिन हमने ये मेन जो लॉज थे ये पढ़े। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है किंगशिप। ये भी इसी के साथ रिलेट करता है, मैरिजेस के साथ, और उसी के साथ बाकी वाले भी करते हैं, बट इनको हम लोग क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। होप आज का लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये जो मैरिजेस की टाइप्स ऑफ जो लॉज हैं, ये प्लीज एक बार ध्यान से केयरफुली जो है वो पढ़ लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।